हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्लास 12th का चैप्टर है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट को आप डिफाइन कर सकते हो। ये वो करंट होती है जो उस एरिया में हो जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, एक अगर कोई कंडक्टर है ना, तो एक कंडक्टर है तो उसके अराउंड आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं जितने एरिया में वो जो है अफेक्ट कर सकती है ना, उस एरिया से बनता है उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसे रीजन में जो करंट अपीयर हो, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे टाइम के साथ साथ चेंज होता जाए। क्या कहा कि करंट जो होती है एक ऐसी करंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये एक ऐसी करंट होती है जो कि उस एरिया में अपीयर हो, उस एरिया में सामने आए, उस एरिया में एक्सपीरियंस हो, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होता जाए, टाइम के साथ साथ चेंज होता जाए, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। कंपोनेंट की शिफ्टिंग जो कि किसी एक डाई इलेक्ट्रिक में हो, जब किसी वोल्टेज को अप्लाई करें या फिर उस वोल्टेज को आप रिमूव कर दें। जैसे आप चार्ज या करते हो या फिर डिस्चार्ज करते हो कैपेसिटर को, जब कोई करंट जो है वो सर्किट में अप्लाई कर रहे होते हैं, और करंट जो है वो वोल्टेज को अप्लाई कर रही होती है, और जो करंट है वो वोल्टेज अप्लाई कर रही होती है उस सर्किट में। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनकी शिफ्टिंग होना, किसी एक डाई इलेक्ट्रिक में जब किसी वोल्टेज को अप्लाई किया जाए या रिमूव किया जाए, जैसे कि कैपेसिटर के केस में होता है, कैपेसिटर को चार्ज करते डिस्चार्ज करते, तो इस केसेस में जो है जो करंट होती है, करंट जो अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज को अप्लाई कर रही होती है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो करंट ये उस रीजन में होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता रहे टाइम टू टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पता चल गया होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर को कंसीडर किया है। यहाँ पे डायग्राम भी साथ में बनाई हुई है। यहाँ पे कैपेसिटर सी है, मान लो एक कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटी सी है, ठीक है, उसे हम ने यहाँ पे जो है कंसीडर किया है। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड की हमने बात की, तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है ना, वो हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि अगर स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो कभी वहाँ पे टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। कहाँ पे? जहाँ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। देखो अगर हमने कैपेसिटर को कंसिडर किया है तो हमें पता है कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है, हाँ, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेट्स के ऊपर है ना, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे है, तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है C इंटू वी। सी वी क्या? C होता है कैपेसिटेंस और V होता है जो अब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। तो कहने का मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो ज़ीरो होता है स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन जो चार्ज होता है प्लेट्स के ऊपर वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पे और जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस पे। कैपेसिटेंस और वोल्टेज जो अप्लाई की जा रही है उस पे चार्ज डिपेंड करता है। इतना पता चला। इसीलिए जो चार्ज क्यू हमने लिया वो C इंटू वी ले लिया। तो C क्या था? कैपेसिटेंस। V क्या है? जो वोल्टेज अप्लाई की। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान। अरे देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है? C, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C जो होता है, जो कैपेसिटेंस हमने लिया, वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, A क्या होता है? A जो है वो प्लेट्स का एरिया है, ठीक है, और ये नीचे D भी लिखा है। D क्या होता है? D वो डिस्टेंस है जो कि प्लेट्स के बीच में हो, ठीक है। तो इसी तरीके से, और देखो V इज इक्वल टू ई डी। ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और D क्या है? D आपके पास वो है ना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस आपके पास आ गया D। तो यहाँ पर आपको C की और V की वैल्यू मिल गई।
इस तरह से सी वी दोनों वैल्यू मिल गई तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी क्यू, क्यू आ गया यहाँ पे, ये क्यू आ गया ये, और C इंटू वी, सी की वैल्यू ये रही, V की वैल्यू ये रही। इन दोनों को पुट करने पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे D कॉमन है, तो D और D कट हो गया, D यहाँ से और यहाँ से हमने काटा, तो E नॉट A और E साथ में बच गया, एप्सिलॉन नॉट A E। तो चार्ज जो है वो इसी के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लो। अब देखो इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को, ठीक है, ये जो आया ना हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना है, हम विद रिस्पेक्ट टू इसको टी करेंगे, क्योंकि डी बाई डी टी लिया ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी जो है वो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, ये राइट साइड भी करेंगे ना, तो राइट साइड भी क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ ई नॉट ए ई। तो एप्सिलॉन नॉट ए जो है कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ गया, और डी बाई डी टी ऑफ ई जो है वो अंदर बच गया, ठीक है, ये वाला ये अंदर बच गया, और बाहर डी बाई डी टी और एप्सिलॉन नॉट ए को निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट था। अब डी क्यू बाई डी टी वो होता है करंट के इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है। सो डी क्यू बाई डी टी जो है वो आई डी के इक्वल होगा, आई डी के इक्वल होगा। आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आई डी किसके इक्वल हो गया, डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी की अभी वैल्यू निकाली है हमने एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, तो यही वहाँ पे लिख दी, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हमें पता है कि फाई ई, ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। अगर फाई ई ए के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास डी फाई किसके इक्वल होगा, उसकी डिफ्रेंसिएशन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू डी एस करो, विद रिस्पेक्ट टू एस करो, तो डी फाइव की होती है, डी फाइव की डिफ्रेंसिएशन हो गई ई डॉट डी एस, तो डी फाइव किसके इक्वल हो गया, डी फाई, ये फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो डी फाई जो है वो ई डॉट डी एस के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर फाई ई जो है वो ई इंटू ए है, तो ई किसके इक्वल हो गया, फाई ई अपान ए, बस ओके। इतना पता चला कि फाई ई अपान ए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इसी को ही आया, ये यहाँ से आ गया, ठीक है। फाई ई अपान ए, इसको यहाँ से ई की वैल्यू निकाली तो ई फाई ई अपान ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो इक्वेशन निकली है ना आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, और इस फोर्थ इक्वेशन को हम पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट करते हैं। 3 क्या थी, 3 ये रही आपके सामने, 4 ये अभी हमने बनाई। तो यहाँ का क्या उसमें डाल सकते हैं हम देखो यहाँ पे फाई ई अपान ए, यहाँ ई की वैल्यू है ना, तो इस ई में डाल दीजिए इस वैल्यू को। तो जैसा ही हम इस वैल्यू को डालेंगे तो आई डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ, ये ई की वैल्यू डाली फाई ई अपान ए, तो फाई ई, अब ये जो एप्सिलॉन है अपान ए, देखो ना ये जो अपान ए है और ये वाला ए डिवाइड में मल्टीप्लाई में ये तो कट गया, ये कट गया, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर बचा, ये बच गया, और डी फाई सॉरी डी बाई डी टी ऑफ फाई ई जो है वो हमारे पास बच गया यहाँ पे, ठीक है, ये पता चला। तो इस तरह से हमने फाइंड की वैल्यू किसकी, आई डी की, आई डी क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट के मैग्नीट्यूड की, ठीक है, इतना पता चल गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस किया, उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, उसे हमने डिस्कस किया अभी। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक लेकर मैं वीडियो आऊँगा आपके लिए। ओके, बाय।